सुनो क्या कहा मैक्स वेबर ने, समझ लो। हम समझ रहे जो लोक सेवाएं हो ना, लोक सेवाओं को मैक्स वेबर के द्वारा किस तरह परिभाषित किया गया। लोक सेवाओं को मैक्स वेबर के द्वारा किस तरह परिभाषित किया गया। परिभाषा तो उन्होंने दी नहीं मैक्स वेबर के द्वारा। मैक्स वेबर कौन? जर्मन के समाजशास्त्री। समाजशास्त्री कौन? जर्मन के समाजशास्त्री, सोशोलॉजिस्ट। ठीक, तो जर्मन के समाजशास्त्री थे, नाम था मैक्स वेबर। मैक्स वेबर। जब मैं मैक्स वेबर के बारे में आज पढ़ रहा था ना, आज ही पढ़ रहा था मैं इसके बारे में, मोबाइल फोन में खोल कर पढ़ रहा था। मैक्स वेबर ने पता क्या कहा? मैक्स वेबर ने कहा कि मैक्स, देखो जो विंसेंट दी गार्नो थे, उन्होंने तो ब्यूरोक्रेसी को एक नकारात्मक रूप में परिभाषित कर दिया कि ब्यूरोक्रेसी ने एक नकारात्मक शब्द ब्यूरोक्रेसी, ये ब्यूरोक्रेसी ना, इसे ब्यूरोक्रेसी का मतलब ब्यूरोमानिया नाम की बीमारी कहा, क्योंकि तो बीमारी है तो एक प्रकार की। और तो और जब तक इतना ही नहीं रुके हुए, जो दूसरे अलग अलग विचारक आए, उनका मानना था, अलग अलग प्रकार के विचारकों का ये भी कहना था कि इन्हें अग्नि के दानव, ये ब्यूरोक्रेट नहीं है, ये अग्नि के दानव। जब यहाँ तक बात ना रुकी ना, कुछ लोगों ने नायक खलनायक नाम जैसी संज्ञा देकर ना तो नायक ना खलनायक जैसी नाम की संज्ञा देकर इन्हें और इस नकारात्मक छवि पेश करी इन्होंने। इतना ही नहीं रुके, धीरे धीरे और जहां तक इन्हें संज्ञा दे ब्यूरोपैथोलॉजी तक का नाम दे दिया। कितनी बड़ी बीमारी बता दिया। समझ में आया बात? इतना निगेटिव कर दिया। तब मैक्स वेबर आए, जो समाजशास्त्री थे, सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसे सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए जो ब्यूरोक्रेसी है ना, नौकरशाही है, उसे सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करने का जो श्रेय मैक्स वेबर को जाता। और दूसरे नंबर में हम ये भी कह सकते हैं मैक्स वेबर, वैसे अगर हम इसका नाम लिखेंगे ना, वहां ब्यूरोक्रेसी के बारे में कुछ भी लिख रहे हो और इसका मैक्स वेबर का नाम लिख दो क्वेश्चन में, तो दूसरों की अपेक्षा नंबर अच्छा दिखाई दे। ऐसा मानते हैं बच्चा समाजशास्त्र भी पढ़ा हुआ, हालांकि पढ़ा हुआ कुछ नहीं, इन्होंने बताया कि कंटेंट करके कॉपी करके ला रखा, राइटर का नाम लिख दो। ऐसा मानना, ऐसा प्रभाव पड़ता, कॉपी चेक करने वाले पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता। करंट अफेयर तो लिंक करके सभी लिखते हैं, जो ट्रेडिशनल नोट्स कंटेंट निकाल कर अपनी कॉपी के अंदर उतारता होगा उसका ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता। जब मैक्स वेबर के अनुसार आए समझ, अब लिखेंगे ऐसा किया, ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता, उसका राइटर का नाम लिख कर रखा होगा ना, और सन भी लिख कर, क्या बात है बस, उसका दिल ना अंदर पिघल जाएगा। पिघल क्या हो जाएगा? तो अपने नोट्स को इतनी बार रिवाइज करना कि तुम मैक्स वेबर का नाम भी लिख सको, नौकरशाही के बारे में लिखते हुए कहीं भी लिखने का मौका मिले लिख डालो कि मैक्स वेबर ने ना, जो मैक्स वेबर थे, जहां विंसेंट चर्चिल के, विंसेंट चर्चिल में याद आ रहा है, विंसेंट दी गार्नो के द्वारा जहां नौकरशाही को नकारात्मक रूप में परिभाषित किया गया, वहीं नौकरशाही को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो मैक्स वेबर को जाता है। मैक्स वेबर जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर को जाता है। ऐसा तुलना करके लिखोगे ना तो ज्यादा नंबर मिलते हैं कि जहां ब्यूरोक्रेसी को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? किसको जाता है? विंसेंट दी गार्नो को जाता है। उसके पश्चात सकारात्मक रूप में ब्यूरोक्रेसी को, यानी नौकरशाही को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय मैक्स वेबर को जाता है। सकारात्मक रूप में ना कहते हो, ऐसे भी कह सकते, आदर्श रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय, आदर्श बताया असल में, आदर्श रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किससे जाता? मैक्स वेबर। बात समझ में आया? अब इन्होंने जो बातें बताई, इन्होंने कहा ये अमुक अमुक नाम के पॉइंट है, ये विशेषताएं हैं कुछ, ये फीचर्स, ये साइलेंट फीचर्स, साइलेंट फीचर्स इन ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही साइलेंट फीचर्स होंगे ना, ये विशेषताएं होंगी, तो उसमें ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं, अन्यथा हम इसे ब्यूरोक्रेट नहीं कह सकते। जानना चाहते हो क्या क्या हो? मैं लिखने भी दूंगा, पता भी होना चाहिए, सब पता होना चाहिए तुम्हें, हर जगह लिखने का मौका मिलेगा तुम्हें, इसलिए ये पॉइंट तमीज से लिखवाने जा रहा हूँ मैं, आराम आराम समझ में आया बात ये? ठीक, समझने भी पढ़ने भी। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी को लेकर ना सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया भाई लोक सेवक क्या हो? सुप्रीम कोर्ट इतने सारे फैसला सुनाता, कभी तो उसने ब्यूरोक्रेसी को लेकर फैसला सुनाया होगा। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया लोक सेवक किसे कहते हैं जी? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में अपने एक फैसले में सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। अभी रुक जाओ, भी पहले समझो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में बताया कि लोक सेवक किसे कहते हैं, लोक सेवक किसे कहते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ना जो लोक सेवक, पहली बात तो लोक सेवक हो चाहे नौकरशाही हो, चाहे लोक सेवक हो चाहे नौकरशाही हो, सरकार के द्वारा ये इन्हें वेतन मिलता होगा, ये वैधानिक संस्था हो, वैधानिक संस्था कह दो या वैधानिक व्यक्ति कह सकते हैं, यानी वेतन लेने वाले व्यक्ति हो। समझ में आया बात? यह बात विशेष तौर पर याद रखना। ठीक, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि लोक सेवक किसे कहते हैं? लोक सेवक हो, फिर जो क्या राष्ट्रपति लोक सेवक, राष्ट्रपति लोक सेवक है क्या? ठीक, क्या फिर प्रधानमंत्री लोक सेवक है क्या? ये तो समझना तुम, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है ना, उन्हें पढ़ने के बाद इसमें अंतर स्पष्ट होता दिखा दिया। उसने कहा कि जो भारत के अंदर दो निधि हों, एक तो हो भारित व्यय, जो भारित व्यय हो संचित निधि में। कौन सी निधि में? संचित निधि। संचित निधि, भारत की जो संचित निधि पढ़ेंगे इसके बारे में, जो भारत की संचित निधि फंड इनते निकाला जा,
भारत सरकार जितना ही पैसा इकट्ठा कर रखती है ना, इस धन में इकट्ठा करती है कर रखती है। और इस तरह ना जिस भारत की संचित निधि के अंदर भारत व्यय से वेतन मिलता होगा, कौन से व्यय से? भारत व्यय से वेतन मिलता होगा, वो लोक सेवक की कैटेगरी में नहीं आने का, याद रखना बात। या जिस भारत की संचित निधि के अंदर भारत व्यय से वेतन मिलता होगा, जिसे वेतन मिलता होगा भारत व्यय से, क्या मिलता होगा? वेतन, वो लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आएगा, लोक सेवक नहीं होगा, लोक सेवक। अब बताओ, जो जितने भी राष्ट्रपति ना, राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता वो भारत की संचित निधि के द्वारा अंदर भारत व्यय से मिलता। भारत के जो राष्ट्रपति ना, उन्हें जो वेतन मिलता भारत व्यय पर आधारित होता। इसलिए जो राष्ट्रपति है ना, वे संविधान के रक्षक है, ना कि लोक सेवक, जनता के सेवक नहीं है, वे संविधान के सेवक है। वे समझ में आया बात? या समझ में आया? जो कैग है ना, कैग, उन्हें जो वेतन मिलता वो यहाँ से मिलता संचित निधि से, जो संचित निधि, इसलिए जो लोक सेवक की कैटेगरी में आने वाले। समझ में आया बात? या तो जिसे जिसे भी जिसका भी वेतन संचित निधि पर आधारित होगा ना, जिस भारत के मुख्य न्यायाधीश वे लोक सेवक मांगे, लोक सेवक नहीं, उनका उन्हें वेतन यहाँ से मिलता भारत की संचित निधि के द्वारा। तो जिसे भी वेतन भारत की संचित निधि के द्वारा मिलता होगा ना, वो लोक सेवक की कैटेगरी में नहीं आने का। इसका मतलब इनके द्वारा जो जब लोक सेवक की कैटेगरी में आने का, तो इनके द्वारा जो दी जाने वाली सेवाएं होंगी वे लोक सेवाएं नहीं होंगी। ये तो मतलब होगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं लोक सेवाओं को परिभाषित करने की कोशिश करी। इनसे पूछा फिर लोक सेवाएं क्या होगी? उन्होंने कहा लोक सेवक जो होंगे उन्हें संसद के अधिनियम द्वारा जो पारित वेतन मिलता होगा, संसद के द्वारा जो पारित अधिनियम होगा उसके द्वारा वेतन मिलता होगा, और उसके द्वारा जो सेवाएं में देते होंगे उन सेवाओं को लोक सेवा कहते होंगे। उसने कहा प्रधानमंत्री कहां से मिलता है? ये कह रहे संसद द्वारा पारित अधिनियम से, संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत वेतन मिलता। मुख्यमंत्री को कहां से मिलता? मुख्यमंत्री को संसद के द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा वेतन मिलता। इसका मतलब इन्हें जो वेतन मिलता होगा, अब तुम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़े, वेतन के बारे में पढ़े, कहां से मिला? पढ़ा तो नहीं, संसद के द्वारा पारित अधिनियम से मिला। मैंने कहा कि इन्हें जो वेतन प्राप्त हो, कि राष्ट्रपति को तो कह दिया होगा इन्हें होते वेतन प्राप्त हो, लेकिन इनके बारे में कभी उल्लेख नहीं करा। क्यों? क्योंकि ये ना, ये लोक सेवक हो, प्रधानमंत्री लोक सेवक की कैटेगरी में आगा। क्यों आगा? क्योंकि उसे संचित निधि के अंदर भारत व्यय से वेतन नहीं मिलता। ये संचित निधि क्या हो? फंड हो एक प्रकार का, निधि का मतलब फंड हो, खाता हो एक प्रकार का, जहां भारत सरकार पैसे इकट्ठा रखती है। राष्ट्रपति कहती है जाओ पैसे ले जाओ, उठाए आए पैसे लेके सैलरी लेकर आराम से खाते में चले 2.5 लाख रुपए। आया समझ में? हर महीने उनकी सैलरी आ रही, इससे मिल रही नहीं मिल रही, तो इसका मतलब लोक सेवक की कैटेगरी में आने। मैं नहीं पता, मैं कौन बताने वाला? सुप्रीम कोर्ट है नहीं। समझ में आया बात है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़ते रहा करो। सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या कहा? SC ST वाले जो लोग थे ना, अनुसूचित जाति जनजाति वाले लोग थे, कल ही फैसला सुनाया, कल परसों फैसला सुनाया। उसने कहा कि SC ST के जो लोग थे ना, ये जो SC ST एक्ट लगाकर सीधे डायरेक्ट जाकर FIR दर्ज कर रहे थे, अब जाना FIR दर्ज होती नहीं। समझ में आया बात? 7 दिन बाद FIR दर्ज होगी, वो भी जब होगी FIR दर्ज जब DSP रैंक का अधिकारी 7 दिन बाद अपनी रिपोर्ट सर्च देगा कि इस पर जो आरोप लगाए गए वे सही भी है कि नहीं है, और जो भी सही है। आया समझ में? ये कहते थे किसी ने किसी को ये कह दिया कि तू तो गलत कैटेगरी का, अच्छा मार कैटेगरी का कहता, तो सीधे वही थाने में चले गए, FIR दर्ज करवा दी। FIR दर्ज करवाने का मतलब पता क्या हो? सीधी तुरंत कार्रवाई होगी। समझ में आया बात है? उसने कहा अब होती नहीं। लोगों ने इसका दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया ना। समझ में आया बात? दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया, पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे इससे। ये बनाया गया था जातिवाद को खत्म करने के लिए। समझ में आया बात है? तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़ते रहा करो। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी गाइडलाइंस के दौरान बताया, सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया बाबूजी लोक सेवक कौन हो? कह रहे लोक सेवक कौन हो? कह रहे लोक सेवक में हो जिन्हें संचित निधि द्वारा भारत वेतन नहीं मिलता, वे लोक सेवक हो। समझ में आया? उसने कहा प्रधानमंत्री लोक सेवक हो। यस। उसने कहा इसे कैसे वेतन मिलता? कह रहे संसद द्वारा पारित जो अधिनियम, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम, जो अधिनियम पारित करा जाएगा उस अधिनियम के अंदर, उस कानून के अंदर जो लिखा हो उसके तहत इसे वेतन दिया जाएगा। उन्हें हम लोक सेवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना? लोक। अब लोक सेवक में कौन कौन आएंगे? प्रधानमंत्री आएंगे, CM आएंगे, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ये भी आएंगे। समझ आई बात है? इन्हें लोक सेवक कहते हैं। लोकसभा के सदस्य आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? नहीं तो तुम्हें लगा ना। इतनी बात बताओ, समझ कोई प्रॉब्लम? तो जिसका मतलब उन सबको लोक सेवक कहेंगे। इसका मतलब प्रधानमंत्री भी लोक सेवक है। ठीक, लोक सेवक को भी कह सकते हैं सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट ही तो होता नहीं, सिविल सर्वेंट तो भी सिविल सर्वेंट, प्रधानमंत्री भी सिविल सर्वेंट, वो भी लोक सेवक। कुछ बच्चे यही तो गलती कर बैठे, सोचे कि मैं IAS का एग्जाम पास कर लिया बस मैं ही लोक सेवक हूँ। वो लोक सेवक है। मैक्स वेबर ने समझाया फिर कि लोक सेवक और नौकरशाही में अंतर क्या हो। कहने लगे कि ग्रुप डी का कर्मचारी स्कूल में खड़ा हो, घंटी बजा रहा, टन 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 ऐसा कर, बजा रहा नहीं बजा रहा, तो फिर वो भी तो लोक सेवक सेवा तो वो भी दे रहा, सरकार को दे रहा, वेतन उसे भी मिल रहा।
अब कल मैंने तुमने क्या लिखवाया था, लोक सेवक की क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो वैतानिक होगा, लिखवाया था नहीं, वैतानिक होगा, उसके बाद कार्य कुशल होगा, उसके बाद दक्ष होगा, उसके बाद वो अस्थायी होगा, उसे हटाया नहीं जा सकता, परमानेंट होगा, वो होगा नहीं, तो वो तो लोक सेवक होगा। झाड़ू मारने वाला अगर वो गवर्नमेंट कर्मचारी, तो कर्मचारी दे तो वो भी सेवाएं रहा, स्कूल को सेवाएं दे रहा, समझ आई बात है, और स्कूल को सेवाएं दे रहा मतलब गांव को सेवाएं दे रहा, गांव को सेवाएं दे रहा मतलब जिले को, शहर को, प्रदेश को, सरकार को, तो सरकार को सेवाएं तो दे रहा ना, दे रहा नहीं दे रहा, इसका मतलब सिविल सेवक तो वो भी होगा, सिविल सेवक से बोल लगे। फिर नौकरशाही क्या अंतर है, नौकरशाही आ जाओ ना, ब्यूरोक्रेट किसे कहते हैं। इस बात को प्रस्तुत करने का श्रेय, अंतर बताने का श्रेय कि लोक सेवक ये हो और ब्यूरोक्रेसी हो, इसका श्रेय दिया जाए मैक्स वेबर को, जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर। अब मैक्स वेबर की बातें जानना चाहते हो, अब तुम सोच रहे होंगे, पक्का सोच रहे होंगे तुम कि पता नहीं क्या बताया होगा इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में, एक दिल तो तुम्हारा क्या ही रहा होगा। इन्होंने पता क्या क्या बताया, इन्होंने बताया अगर ये अमुक अमुक नाम की चीजें जिस व्यक्ति के अंदर दिखाई देगी, तुम्हें भारत के अंदर कुछ भी हो ऐसे समझ, लेकिन वेतन उसे मिलना है, वेतन भी उसे मिलना चाहिए। अगर ये कुछ अमुक नाम की चीजें बताई नहीं है, अमुक अमुक चीजें ये किसी व्यक्ति के अंदर तुम्हें दिखाई देगी भारत के अंदर, नौकरशाही के अंदर आएगा। अगर कुछ बताने जा रहा हूँ, अरे सारी जो चीजें बताऊंगा ना मैं, सुनो, एक IAS अधिकारी के अंदर तुम्हें सब दिखाई देगी, तो समझ जाना पक्का नौकरशाही है, पक्का ब्यूरोक्रेट है, आया समझ। और जो विंसेंट दी गार्डनो था, उसने ब्यूरोक्रेट को बता क्या कहा, उसे भूल मत जाना, गुजरा जमाना, उसका तो नाम भी याद रखना, उसने नकारात्मक रूप में प्रस्तुत कर दिया। ठीक, आज जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, इकोनॉमिक्स में बताऊंगा कि ब्यूरोक्रेट कितने भ्रष्ट हो, समझ में आया बात है। और तुम आज वास्तव में समझ में जाए इकोनॉमिक्स के दौरान कि वाकई में यार ब्यूरोक्रेट बहुत भ्रष्ट हो, तुम भी ना एक भ्रष्टाचार की कैटेगरी का हिस्सा बनने जा रहे, बधाई हो तुम, समझ में आई बात है। जिंदगी का मजा पता कब तक हो, जिंदगी का मजा पता कब तक, जब तक संघर्ष है। जिस दिन तुम अपने पद पर जाकर बैठ गए, उस दिन तुम्हारी मौज बस्ती खत्म हो जाएगी। जो चल रहा है ना संघर्ष में मजा, मंजिल में मजा नहीं होता, मजा हो संघर्ष में, जो भी चल रहा है, समझ आई बात है। जिस दिन तुम अपना टारगेट प्राप्त कर लिया, उस दिन तुम बोर हो जाओगे, पता क्या सोचोगे, यार वह लाइफ भी क्या लाइफ थी, मस्त लाइफ थी, क्या जिंदगी थी यार। याद रखना बात है, मैं भी कह रहा हूँ, समझ पाया बात है, रियलिटी है, हकीकत है। बताओ यहाँ तक बात समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम क्या होगा, किस बात फंसी है। शुरू में दिखा दिया बस IAS बन गए बस नाम, फिर क्या करोगे। ठीक, तो फिलोसफी पढ़ोगे ना, जीवन का अंतिम लक्ष्य ना मोक्ष बताया गया। प्रत्येक इंसान भारतीय परंपरा के अनुसार मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, प्रत्येक इंसान जो भारत के अंदर रह रहा है मोक्ष, अगर भारतीय परंपरा को मान के चलोगे ना, इसमें इंसान का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना। अभी मोक्ष कैसे प्राप्त हो, वो फिलोसफी में। ठीक, चलो, तो लोक सेवक के अंतर समझ में आया। लोक सेवक कौन होगा, लोक सेवक वह सेवक होगा जिसे संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत वेतन मिलता होगा। लोक सेवक वह सेवक हो, ऐसा सेवक हो जिसे संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत वेतन मिलता होगा। या इंगे तो तुलना करके लिख दो, लोक सेवक एक ऐसा सेवक होता है जिसे भारत की संचित द्वारा आधारित भारत व्यय पर वेतन नहीं मिलता होगा। यहाँ तो थोड़ा ही मिलता होगा, तो लिखने की कलाकारी हो, ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम। ऐसा मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट, किसने कहा, ठीक। अब लास्ट में कल जाते जाते क्या लिख देते, अच्छा नौकरशाही और लोक सेवक, एक तरफ तो लिखे तुम नौकरशाही, नॉट इक्वल टू लोक सेवक। लोक सेवक को हम सिविल सेवक कहते हैं, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी, ठीक। और ये अलग हो और ये अलग हो, ठीक। हम आपको बताए थे जो प्रत्येक नौकरशाह ना वो सिविल सेवक हो, लोक सेवक हो, लेकिन प्रत्येक लोक सेवक कभी भी नौकरशाह नहीं हो सकता। हेलो, प्रत्येक नौकरशाह लोक सेवक हो सकता है, परंतु प्रत्येक लोक सेवक नौकरशाह नहीं हो सकता। बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम यहां तक, चलो। तो प्रत्येक नौकरशाह क्या हो सकता, लोक सेवक, क्लिक कर दिए, लेकिन प्रत्येक लोक सेवक नौकरशाह नहीं हो सकता। बात समझ में आई है, कोई दिक्कत यहां तक। अब हम क्या करने जा रहे, अब हम लिखने जा रहे ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या हो, ठीक। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या हो, तुम ब्यूरोक्रेट में बन जाओगे तो कैसे बनोगे। पहली बात, तुम देखो, तुम IAS का फॉर्म भरोगे,
आईएएस का, तो यूपीएससी का फॉर्म भरोगे। यूपीएससी एक संस्था है, कैसे बनोगे तुम ब्यूरोक्रेट? यूपीएससी फॉर्म भरोगे, यूपीएससी का फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने जाओगे तो फॉर्म तो भरने चले जाओगे, तो फॉर्म जब तुम भरने जाओगे तो ये तो एक प्रकार का पद है ना, एक प्रकार का पद ही तो है। उम्र देखी जाएगी तुम्हारी, योग्यता देखी जाएगी तुम्हारी, योग्यता जो इसके 21 साल तुम्हारी उम्र होनी चाहिए, उसके बाद ग्रेजुएशन तुम्हारा होना चाहिए, नहीं हुआ तो अपेयरिंग में होने चाहिए तुम, चाहे तुम बीएससी के 3rd ईयर में हो, चाहे तुम बीए के 3rd ईयर में हो, ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हो, तो भी तुम फॉर्म भर सकते हो। 21 साल तुम्हारी उम्र होनी चाहिए, जो जो उसके अंदर एलिजिबिलिटी दी जाएगी उसको तुम तुम्हारा डिमांड फुलफिल करता होगा तुम फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यानी योग्यता देखी जाएगी। इसका मतलब यूपीएससी जो होगी ना, योग्यता के आधार पर, किसके? अगर योग्यता नहीं होगी तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाओगे, फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। यह बात सही है गलत है? उसके बाद तुमने फॉर्म भर दिया, योग्यता के अनुसार तुमने फॉर्म अप्लाई कर दिया, जैसे अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद तुम परीक्षा दोगे, दोगे नहीं? परीक्षा दोगे नहीं दोगे? परीक्षा, उसके बाद जब परीक्षा दे दोगे तुम्हारा रैंक लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रैंक। रैंक के जरिए क्या किए जाओगे? नियुक्त किए जाओगे। करे जाओगे नियुक्त? इतनी बात बताओ। अरे करे जाओगे नहीं नियुक्त करे जाओगे? नियुक्ति करी जाएगी। ऐसे ही कोई दूसरा कैंडिडेट होगा, वो भी आएगा इसी टर्म के द्वारा, उसकी भी नियुक्ति ऐसी होगी। तीसरा कैंडिडेट भी आएगा, उसकी भी नियुक्ति ऐसी होगी। ऐसे ही तुम्हारी सबकी नियुक्ति होगी और एक पूरा का पूरा समूह नहीं बन जाएगा। समूह बन जाएगा नहीं, ऐसे समूह को नौकरशाही बोलते हैं। दोबारा फिर समझो नौकरशाही किसे बोलते हैं? योग्यता आधारित परीक्षा के माध्यम से, बोलो, योग्यता आधारित परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किया गया प्रशासनिक अधिकारियों का समूह नौकरशाही कहलाता है, ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। समझ में आया? इसकी परिभाषा तुम्हें लिखने का बार बार मौका मिलेगा। योग्यता आधारित परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किया गया प्रशासनिक अधिकारियों का समूह ही नौकरशाही कहलाता है। नौकरशाही कहलाता है। परिभाषा लिखना पसंद करोगे? ठीक है, लिखो। हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ, नौकरशाही। नौकरशाही लिखो। योग्यता आधारित योग्यता आधारित परीक्षा के माध्यम से योग्यता आधारित परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किए गए प्रशासनिक अधिकारियों का समूह योग्यता आधारित परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किए गए प्रशासनिक अधिकारियों का समूह नौकरशाही कहलाता है। नियुक्त किए गए प्रशासनिक अधिकारियों का समूह नौकरशाही कहलाता है। नियुक्त किए गए प्रशासनिक अधिकारियों का समूह नौकरशाही कहलाता है। लिख दिया? कहलाता है, लिख दिया ना? मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाये, ये बात लिखो वाली। नौकरशाह नॉट इक्वल टू लोक सेवक। नौकरशाह नॉट इक्वल टू लोक सेवक, ऐसा क्रॉस मार दो। प्रत्येक नौकरशाह लोक सेवक कहलाता, ऐसा क्लिक कर दो। और फिर प्रत्येक लोक सेवक नौकरशाह नहीं कहलाता, ऐसा क्रॉस मार दो। ये छोटा सा डायग्राम बना दो। ठीक, इतना बताओ, समझ में आया नहीं है? कोई प्रॉब्लम? अब जो मैक्स वेबर है, उन्होंने नौकरशाही को परिभाषित नहीं किया, लेकिन उसके लक्षण बताए। क्या बताए? लिखो अगली लाइन से। मैक्स वेबर के द्वारा, नहीं ना ऐसा जर्मन समाजशास्त्री,
जर्मन समाजशास्त्री, जर्मन समाजशास्त्री, जर्मन समाजशास्त्री लिख दिया। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर, जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर। क्या लिखा? जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर के द्वारा नौकरशाही को परिभाषित नहीं किया गया। मैक्स वेबर नौकरशाही को परिभाषित नहीं किया गया, बल्कि उसके लक्षणों को बताया गया है। नौकरशाही को परिभाषित नहीं किया गया, बल्कि उसके लक्षणों को बताया गया है। बल्कि उसके लक्षणों को बताया गया है। ठीक है ना यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? अब उसके लक्षण देखो। अब हेडिंग बना लो, ब्यूरोक्रेसी के लक्षण, नौकरशाही के लक्षण, ये विशेषताएं, द साइलेंट फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही के लक्षण, नंबर फर्स्ट, नौकरशाही के लक्षण। ठीक, क्या प्रॉपर्टीज हो, क्या गुण हो, समझ लो। नंबर फर्स्ट लिखो, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन या कार्यात्मक विशेषीकरण, या कार्यात्मक विशेषीकरण। श्रम विभाजन या कार्यात्मक विशेषीकरण। नौकरशाही के अंदर ना, सुन लो, नौकरशाही के अंदर ना कार्य का डिवीजन होगा, श्रम का विभाजन होगा। ये एक ही काम प्रत्येक एक ही व्यक्ति नहीं करने का, अलग अलग व्यक्ति के द्वारा अलग अलग काम होगा नौकरशाही में। ये खास बात होगी, पहला लक्षण होगा नौकरशाही में कार्य का डिवीजन हो। ये तुम्हारा ये काम, 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 समझ गए? इसे बोलते हैं श्रम विभाजन या कार्यात्मक विशेषीकरण। ये ब्यूरोक्रेसी का पहला लक्षण है, इसे आगे और डिफाइन करूंगा। दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर का लिखो पद सोपानीकरण। पद सोपानीकरण, पता कीजिए बच्चों क्या बोलते हैं, हायरार्की क्या हो? पद सोपानीकरण। हायरार्की नहीं, पद सोपानीकरण देखो क्या हो। पद सोपानीकरण का मतलब क्या हो? ये कोई सबसे छोटे लेवल पे बैठा हुआ व्यक्ति, इसके ऊपर एक व्यक्ति होगा जिसे ऑर्डर देता होगा, उसके भी ऊपर एक व्यक्ति होगा जो इसे ऑर्डर देता होगा, उसके भी ऊपर एक व्यक्ति होगा जो इसे ऑर्डर देता होगा, इसके ऊपर एक व्यक्ति होगा जो इसे ऑर्डर देता होगा। सबसे टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति होगा, पूरा का पूरा एक पदों का क्रम नहीं पाया जाता। इसे बोलते हैं पद सोपानीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं हायरार्की। हायरार्की। और यहाँ इस तरह ही तो हो, यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को ना ऑर्डर फॉलो करना होगा। ऑर्डर फॉलो करना हो, ऑर्डर क्या होगा समझ? तुम्हारे पास ऑर्डर आगा, तुम्हें फॉलो करना होगा। कैबिनेट सेक्रेटरी का जो ऑर्डर आगा, तुम कहा जाएगा ये करना। तुम स्वतः निर्णय नहीं ले सकते, कहीं कहीं तुम स्वतः निर्णय ले सकते हो, वो मैं एथिक्स में पढ़ाता हूँ। समझ कहाँ कहाँ एक सिविल सेवक स्वतः निर्णय लेगा, स्वतः संज्ञान ले सकता। समझ में आया बात? या तो मैंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी का प्रथम दूसरा लक्षण हो, ब्यूरोक्रेसी का जो ब्यूरोक्रेसी का दूसरा लक्षण हो, उसको पद सोपानीकरण पाया जा।
पद सोपानीकरण एक प्रकार का सिद्धांत है। समझ में आया बात? या जब लोक प्रशासन पढ़ते हैं उसके अंदर पढ़ाया जाए तो जहां पद सोपानीकरण होगा, जहां श्रम विभाजन या कार्यात्मक विशेषीकरण होगा, समझ जाओ उस पद को हम यूं कह सकते हैं पक्का ब्यूरोक्रेसी। इसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी के ही लक्षण है, ये पक्का ब्यूरोक्रेट है जिसके अंदर सब चीजें दिखाई देगी तुम काम करते वक्त। समझ में आया बात? क्या लिखा है तुमने? पद सोपानीकरण। देखो पद सोपानीकरण, और डायग्राम सा बना दो। ठीक, दूसरा तीसरे नंबर पर जो इनकी नियुक्ति होगी, परीक्षा के माध्यम से नहीं होगी। तुम परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे, आया समझ बस? ये थोड़ा ही बिना परीक्षा को तुम उठाया बैठा दिया। ये तो जो प्रधानमंत्री से, इसे भी हम नौकरशाही बोल देंगे। तो प्रधानमंत्री का जिस दिन पेपर होना शुरू होगा ना, समझ जाओ वो भी नौकरशाही में चला आएगा। समझ में आई बात? या इसका मतलब यही तो कहा, मैक्स वेबर हल्के में लेता है मैक्स वेबर को तुम। जब जर्मन समाजशास्त्री थे, उनका कहना इनकी जो नियुक्ति होगी ना, परीक्षा योग्य जो परीक्षा होगी, योग्यता परीक्षा के माध्यम से होनी चाहिए। देखो तीसरी, योग्यता आधारित परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हो। योग्यता आधारित परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हो। नंबर 4, कोई दिक्कत? उसके बाद लिखित संचार भी होना चाहिए। सुन लो, लिखित संचार का पता क्या मतलब? वो लिखित संचार का ये मतलब वो यूं नहीं है कि आए और लेक्चर देना, भाइयों बहनों हम तुमसे कहीं ना चाहते हैं, बहुत कह लिया, पेज उठाओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब तुम IAS बन जाओगे ना, और जब तुम्हारा शपथ ग्रहण समारोह होगा, राष्ट्रपति भवन में तुम बुलाया जाएगा, वहां पेज पे लिख कर खड़े होकर पढ़ोगे कहीं भी पूरी जिंदगी, जब तक IAS अधिकारी। क्योंकि उसके अंदर ना त्रुटियां होने की, जो गलतियां होने की चांस वो 0% हो जाते हैं। इसे पढ़े लिखे लोग हमेशा ऐसे लिख कर पढ़ते हैं। मायावती को देखा कभी? मायावती को भाषण सुना कभी? बिना पेज पे लिखे, बिना पेज के पढ़ नहीं सकती। वो पहले सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। समझ में आया बात? है इसके समय का जो प्रशासन है ना यूपी में, सबसे बेस्ट प्रशासन माना था। मायावती के पॉइंट है निकालने के, पढ़ाया जाए, वो भी एथिक्स से पढ़ाया जाए। समझ में आया बात? है उसके समय का सबसे बेस्ट प्रशासन बन जाए, सबसे बेस्ट गवर्नेंस बन जाए उसके समय का। क्यों? क्योंकि उसके जो सिविल सर्विस की तैयारी करी थी ना, वही गुण उसने अपने शासन पर लाकर छोड़ दिए। अपने भाषण को आज भी पढ़ कर सुनाती है। ऐसा अनपढ़ों की तरह नहीं बोलते खड़े होकर, कुछ भी बोल लगे जो मुंह में आया कि 15 लाख बांटेंगे तुम खाते में जाकर। समझ में आया बात? है तो ये पढ़े लिखों की पहचान। वकालत कर रखी उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जज बनते अगर अब तक रहती है तो। समझ में आया? तो ये पढ़े लिखे लोगों की पहचान। नेता ही नहीं है, ब्यूरोक्रेट भी थी वह एक टाइप की, PCS अधिकारी बन गई थी वो। समझ में आया बात? है आज इन्हें महत्व समझ में आ रहा होगा पढ़े लिखे लोगों का, ये खास बात हो। कल तुम ब्यूरोक्रेट बनोगे ना, ब्यूरोक्रेट का लक्षण है लिखित संचार होना चाहिए। बिना लिखे हुए तुम संचार नहीं कर सकते। कि ठाया कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी बोल दोगे। अपने यहाँ सभाओं में तो बोल सकते हो, गाँव की सभाओं में, लेकिन जो सरकारी कार्यक्रम के दौरान तुम्हें नियुक्त किया गया, कहीं भेजा गया, अपना भाषण जो होगा भाषण, और जो भी तुम्हें बोलना होगा फॉर्मेट पहले तैयार करके चलना होगा। ऐसा समझ लो, इस तरह पेज निकालने होंगे और ऐसा करके पलट कर क्रम वाइज, मुझे इसके बाद ये बोलूंगी, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। समझ में आया? उसमें गलती होने के चांस जरूर रहते हैं, पहले प्रैक्टिस करके चलो। समझ में आया बात? ये काम करता पता कौन? जो प्रधानमंत्री हो ना, उसके पास जो सेक्रेटरी है, उसका कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री को जो लीड करता, वो भी पहले फॉर्मेट तैयार करो कागज पर। फिर प्रधानमंत्री से बैठकर रट्टा मारेंगे, इन पॉइंट में मुझे बोलना। समझ आई रात को, फिर कल घड़ी जगह जाकर बोल लेंगे, याद करोगे। समझ में आया बात? है उनका कोई दिमाग नहीं है, और उनका ये भी पर्दे के पीछे काम करते हैं। ये भी ब्यूरोक्रेसी का लक्षण है, ये मैक्स वेबर ने बताया था। समझ में आया बात? है पर्दे के पीछे काम करेंगे, कभी भी इनके अंदर जो इनके अंदर अनामिता दिखाई दे ना, अपने नाम के लिए काम नहीं करने हैं। और जो इनकी खास बात होगी, जो बर्डन पड़ने वाला ना, बोझ पड़ने वाला, वो प्रधानमंत्री पड़ने वाला, क्योंकि प्रधानमंत्री सब बोल रहा, चाहे वो कुछ भी बोल रहा, लेकिन इनका नाम अपने नाम से काम नहीं करने के। आजकल मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार के IAS के अधिकारियों के ऐसा काम कर रहे, ऐसा कर रहे, ऐसे झाड़ू मार रहे। सोशल मीडिया ने इनकी छवि को नकारात्मक बना दिया। ये तो ब्यूरोक्रेसी के लक्षण ही नहीं है। आज ब्यूरोक्रेसी की जो परिभाषा है ना, वो बदलती हुई दिखाई दे रही।
अप्रासंगिक हो चुकी। समझ में आया बात? या आज नाम के लिए काम कर रहे हैं, इसका मतलब भी देखोगे तुम आगे पढ़ोगे तो। और संचार कैसा होना चाहिए? लिखित संचार। समझ नहीं बात है? लवासना में सिखाया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान, यही सारी चीज सब चीज पढ़ाई जाएगी, मैक्स वेबर की सारी बातें बताई, मैक्स वेबर की थ्योरी पढ़ाई जाएगी वहां खड़े होकर बोर्ड पर। समझ में आई बात? या हो सके मैं इन्हें पढ़ाना हूँ वहाँ। समझिए, रियलिटी बात बता रहा हूँ मैं, तब तक मैं इतना सक्षम हो जाऊंगा, इतना पढ़ लूंगा मैं कि मैं ही पढ़ाना होगा वहाँ, क्योंकि वहाँ भी प्रोफेसर जाते हैं पढ़ाने। समझ में आया बात? या कि ब्यूरोक्रेसी के क्या क्या लक्षण हो? समझ में आया? ये लक्षण हो ब्यूरोक्रेसी के। लिखित संचार होना चाहिए, बिना लिखे तुम बोल नहीं सकते, याद दिमाग में धारण कर लेना बात। या समझ में आया? लगी होगी दिल पर? लगी नहीं? किस किस के दिल पर लग गई? हाथ खड़ा हो जिसके दिल पर लग गई। समझ में आया? अब पता लगा मनमोहन सिंह ऐसे क्यों बोलते हैं? यूपीएससी का एग्जाम दे रखा उन्होंने, बेवकूफ थोड़ा ही है, करके छोड़ दिया उन्होंने। इतने बड़े प्रोफेसर रहे यार वे, अमृत सर पढ़ाया, बाहर अमेरिका में, वहां इंग्लैंड में पढ़ाया कर रहे हैं, बेवकूफ थोड़ा ही है वे। उन्हें जरूरत क्या है एग्जाम की? 5वें नंबर बजाओ। चौथे पॉइंट में ये लिखना बस, लिखित संचार होना चाहिए। लिखित संचार इतना लिख दोगे तुम तुरंत समझाओगे। लिखित संचार, लिखित संचार का मतलब समझ गए तुम कि उनका जो संचार हो, कम्युनिकेशन होना चाहिए, लिखित रूप होना चाहिए। ये तो सबको बता, पर रटनिंग प्रवृत्ति नहीं होती उनकी। रटनिंग हो, खड़े होकर बोल सकते हैं, लंबे लंबे भाषण दे सकते हैं, उन्हें कहना है लेकिन लिमिट में रहो, जब तो तुम ब्यूरोक्रेट हो, अनाप शनाप बन जाओगे, फिर तो तुम नेता बन जाओगे, फिर पद छोड़ इस्तीफा दो, फिर राजनीति में जाओ। बकवास छेदते हो खड़े होकर, बिना बिना पेज के तुम बोलते हो खड़े होकर माइक के सामने जाकर। आया समझ में? ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट दिखा दो तुम, बिना उसके बोल रहे खड़े होकर। ये आदर्श उनके, ये आदर्श आइडियल्स हैं, ये होना ही चाहिए उनके अंदर। समझ में आया बात? या इनके खिलाफ हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। कर्तव्य है इनके, एक प्रकार के कर्तव्य, ड्यूटी जिसे कहते हैं, एक ब्यूरोक्रेट की ड्यूटी हो। समझ में आया बात? ये सब सिखाया जहां वहां, लेकिन बाहर जैसे वहां तो बाहर निकलोगे तब तक तो प्रभाव रहेगा, जब तो उसके संपर्क में रहोगे उसके बाद प्रभाव छूटता चला जाएगा। समझ में आई बात? सिखाए तो भी भ्रष्टाचार नहीं करना, और कितना पढ़ के जाते हैं फिर भी करते हैं। एक ब्यूरोक्रेट का नाम बताओ जिन्हें भ्रष्टाचार ना कर रखा हो, और जिसकी जो आयत अधिक संपत्ति के मामले में जब्त न कर पकड़ाना गया हो, आयत अधिक संपत्ति के मामले में पकड़ने जाने वाले तुम भी आगे जाओगे। समझ में आया? पीसीएस में लिखने का पूरा मौका, पूर्ण अवसर प्राप्त होगा पीसीएस में लिखने का। तुम समझ में आया बात? है यहाँ पढ़ लोगे ना इतना बड़ा सिलेबस पढ़ने के बाद, तो जो आसपास का यूपी का सिलेबस हुआ या उत्तराखंड का सिलेबस हुआ पीसीएस का, तुम औने पौने दाम पर लिख सकते हो। कैसे दाम पर? बहुत आसान तरीके से लिखो। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, लिखो। अच्छा ये बताओ, कोई संगठन हमारे पास, सुन लो ध्यान में, संगठन यहाँ हमारा कर्मचारी हो, तुम भी कर्मचारी हो, समझ रहे ना एक प्रकार से। ये संगठन, ये कर्मचारी है, ठीक। ये कर्मचारी संगठन को क्या देगा? सेवा। क्या देगा? और संगठन क्या देगा सर? वेतन। अगर कर्मचारी छोटा होगा तो संगठन जो वेतन देगा कम देगा। कर्मचारी छोटे काम करता होगा, छोटी सेवाएं होंगी तो वेतन कम होगा। और कर्मचारी जो होगा अगर काम ज्यादा करता होगा तो वेतन भी फिर ज्यादा होगा। आईएएस अधिकारी 13 घंटे मेहनत करते हैं एक दिन में, मजदूर तो 8 घंटे, 13 घंटे उसे एक्टिव रहना पड़ता, और 24 घंटे में रात को भी उठना पड़ सकता। जितना बड़ा पद होगा इतना बड़ा रिस्क होगा। आया समझ में? जब भी तो इस पोस्ट तो रिस्क होगा। क्या कहा? जितना बड़ा पद होगा इतना बड़ा रिस्क होगा, तभी तो इस पोस्ट तो रिस्क होगा। ज्यादा से ज्यादा काम करने का मौका कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा काम करने का मौका। समझ में आया बात? है ठीक। 13 घंटे, कितने घंटे? 13 घंटे काम करने का मौका। अभी जो मजदूर होंगे चलिए 8 घंटे काम करते हैं, जो कर्मचारी हो, टीचर लोग 4-5 घंटे पढ़ाते हैं, उनके वेतन में बढ़ोतरी हो रही, वेतन में बढ़ोतरी हो रही है नहीं हो रही? ठीक। तो जैसे ना जैसा ये इनपुट देंगे वैसे तो आउटपुट मिलेगा ना, वेतन भी इसके अनुसार मिलेगा। ये भी ब्यूरोक्रेसी का लक्षण हो कि वो वेतनिक होगी, वेतनक पदार्थ होगी। जैसी योग्यता होगी ना, जैसी योग्यता होगी उसकी, ऐसे ही उसे वेतन मिलेगा। जैसी योग्यता होगी उससे ऐसा क्या मिलेगा? वेतन। अगर तुम ग्रुप डी की तैयारी करोगे तो ग्रुप डी वाला जो वेतन मिलेगा तुम, तो वेतन तुम्हें भी मिलेगा। ये ब्यूरोक्रेट के लक्षण हो गए। अगर कोई कह रहा ना ब्यूरोक्रेट जी मैं सरकार की वैसे ही सेवा करना चाहता हूँ, अब आगे आता आए समझ में? नहीं, वो ब्यूरोक्रेट नहीं कहलाने का, वेतन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट के लक्षण आने। समझ में आया बात? है वेतन तो लेना पड़ेगा जैसी योग्यता होगी। अब देखो एक प्रोफेसर हो, एक प्रोफेसर की सैलरी आईएएस अधिकारी से ज्यादा हो। प्रोफेसर की सैलरी जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, वरिष्ठता बढ़ती चली जाएगी, आज सब उसका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा। वरिष्ठता कहते हैं जैसे उसका एक्सपीरियंस, पढ़ाने का एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, और काम करता होगा बहुत कम और वे सैलरी लेता होगा ज्यादा,
तो सिद्धांत यहाँ फॉलो नहीं होता, याद रखना बात। ये सिद्धांत यहाँ खत्म हो जाए सिद्धांत कि जितना ज्यादा इनपुट देगा इतना ज्यादा आउटपुट देगा। वो तो इनपुट तो बहुत कम दे रहे हैं, समझ में आई बात है, लेकिन आउटपुट बहुत ज्यादा दे रहे हैं। ठीक, इसलिए उन्हें कभी भी नौकरशाह नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? नौकरशाह नहीं कह सकते। नौकरशाह की कैटेगरी से बाहर रखा जाएगा। तो जितना इनपुट देंगे इतना ही आउटपुट देना चाहिए। आउटपुट तो कम दे रहे हैं, इनपुट तो कम दे रहे हैं, आउटपुट ज्यादा ले रहे हैं। तो जैसा इनपुट होगा वैसे ही आउटपुट होना चाहिए। ये खास बात होगी ब्यूरोक्रेट की। ब्यूरोक्रेट को तनख्वाह दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। ये ब्यूरोक्रेसी के लक्षण हो, योग्यता के आधार पर उसे वेतन दिया जाएगा। और वेतन दिया जाएगा पता किसके रूप में? प्रतिफल के रूप में। जैसा उसने आगत होगी, जैसी लागत होगी ऐसी आगत होगी, जैसी लागत होगी ऐसी क्या होगी? आगत होगी। समझ बात है? योग्यता के आधार पर जो वेतन होगा वो निर्धारित होगा, ऐसा समझे, प्रतिफल के रूप में। जैसा उन्होंने कार्य करा होगा उसके प्रतिफल के रूप में, जैसा कार्य करा होगा उसके प्रतिफल के रूप में उसे वेतन प्राप्त होता होगा। समझ में आया बात? है समझ में आई क्या खास बात है? जो हमारा ब्यूरोक्रेट होगा, तुम नौकरशाही में जाओगे आजकल, आज नहीं तो कल नौकरशाह बनोगे, तो तुम्हें जो वेतन प्राप्त होगा ना प्रतिफल के रूप में, तुम इनपुट दोगे, काम करोगे, रात दिन परीक्षण करोगे, गाड़ी निकाल लोगे, अपने कांस्टेबल तुम्हारे साथ में कांस्टेबल दो आदमी दोगे, बोलोगे बाहर निकालो गाड़ी, चपन सिंह मानी गाड़ी बाहर निकालो, ऐसे बोलेंगे नहीं? ऐसे चपन सिंह आएंगे, फिर जैसे गाड़ी बाहर निकाल लेंगे, मैडम रात को परेशान करती रहती, पता नहीं क्या दिखता है ऐसा, आया समझ में? अच्छा अपने बॉयफ्रेंड की याद आ रही बेचारे को उसे चलो गाड़ी का सिटी का निरीक्षण करने चलते हैं। निरीक्षण करते चलते हैं, वहाँ रात को जाकर देखो रोड पर कौन कौन सो रहा, कैसे कैसी व्यवस्था। फिर दिन में आओगे तुम, वहाँ डांटोगे फटकारोगे तो कभी भी जाना पड़ सकता तेरा, जब तुम्हारा मन हो। और पूरे जिले के अंदर जब जहाँ चाहे वहाँ कोई से अस्पताल का निरीक्षण, नो रोक टोक, पूर्ण आजादी। काम करने का जितना इसमें आईएएस की सेवा में काम करने का जितना पूर्ण रूप से अवसर मिला ना, बाकी जो दूसरी सेवाएं हो उसका दायरा फिक्स हो, लिमिट हो। एक जिले के अंदर इस क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर स्वास्थ्य अधिकारी बना देता तो स्वास्थ्य क्षेत्र को हैंडल करेगा। आईएएस अधिकारी खास बात हो, डीएम जिले का मालिक हो, मालिक कुछ भी कर सकता है जिले के अंदर कहीं भी। कोई टीचर हो, कोई इंजीनियर लग रहा हो, कोई पुल बन रहा हो, सबको पकड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ने का। कोई भी अगर अवैध तरीके से काम कर रहा होगा सबकी निगरानी करेगा, किसी को पकड़ कहीं भी डांट देगा, तो सवाल जवाब करेगा। वो निरीक्षण करना। इसलिए कहते हैं हर इंसान आईएएस बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता? इसलिए बनना चाहता है आईएएस, क्योंकि काम करने का पूर्ण अवसर इसमें प्राप्त हो। समझ में आया बात है? और दूसरी जो सेवाएं हो ना आईएएस को छोड़कर, उनकी सेवाएं निर्धारित हो। आईपीएस हो ना, उसकी भी सीमा होगी। वो पुलिस व्यवस्था को संभालेगा, केवल दूसरे क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसका ये बस उसका इतना एरिया, इसके बाहर इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता। और जो डीएम होगा ना, वो डीएम इतने एरिया में कंट्रोल करता होगा। इसकी खास बात होगी। वो आईपीएस भी इसके कहने पर काम करेगा। फोन करेगा, मेरे यहाँ दंगा होगा, आईपीएस को बुलाएगा, फोन करेगा, उसके कहने पर इशारा होना चाहिए। इसलिए लोग आईपीएस को भी रेफर नहीं करते, आईएएस को भी रेफर करते हैं। समझ में आई बात? क्यों भरते हैं ये पोस्ट ऐसे भरते हैं फर्स्ट नंबर पर, इसलिए आईएएस भरते हैं। आईएएस तो आईएएस ही हो। समझ में आई बात है? उसके बाद आईपीएस का नंबर आवा। तो आईपीएस ये अपने आप में खुद एक प्रकार की कास्ट हो। क्या हो? कास्ट हो। जैसे तुम आईएएस बन जाओगे तो तुम वहां जाओगे ना लवासना में, तो तुम्हारी जो सोच हो जाएगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ लिखने के बाद, तुम किसी भी एलिट क्लास से शादी नहीं कर सकते। जो छोटा वर्ग होगा उससे कभी शादी नहीं कर सकते, कभी भी। चाहे तुम्हें कितना भी तगड़ा लवर रहा हो, कितनी भी भयंकर स्टोरी हो, कहीं कोई नहीं कर सकता। समझ में आया बात है? क्योंकि वक्त के हिसाब से और माहौल के हिसाब से सब चीज चेंज हो जाती है। समझ में आया? और तुम शादी करोगे ना, आईएएस से ही शादी, अगर आईएएस हो ना तुम, तो आईएएस से ही शादी करोगे, गारंटी दे रहा हूँ लिख कर। समझ में आई बात है? साइन करवा ले, सारा भ्रम टूट जाए, वहां जाएगा, माहौल ऐसा हो वहां का। दूसरे नंबर पर क्या हो, अगर आईएएस नहीं होगा ना तो आईपीएस तो चली जाएगी, आराम से शादी हो जाए आईएएस या आईपीएस की। आईआरएस की वालों के साथ भी कम शादी हो। समझ में आई बात? आईएएस वाला आईएएस वाले के साथ शादी करेगा। रियलिटी है, सच्चाई, कड़वी सच्चाई। इस आजी घोट को पी जाना। समझ में आया बात? है अब ये नहीं है कि इस तरह हो तो फिर तुम्हें छोड़ रहे थे। ये नोटंकी मत करना। ये सोच कितनी आला दर्जे की सोच हो जा, और सही भी तो है। इससे बेहतर है क्या? समझ में आया बात? है ये खास सच्चाई बता रहा हूँ। तुम आईपीएस है ना, तो लगभग आईपीएस के रैंक के बराबर की शादी होगी तुम। समझ में आई बात? है ये कहानी बता के इनकी किस तरह हो। जो आईएएस होंगे ये तो होंगे स्वर्ण जाति के। कौन सी जाति के? और जो थोड़ा नीचे को जाओ तो जो आईपीएस होगा ना वो होगा स्वर्ण होगा, एक होगा वैश्य जाति के, वैश्य क्षेत्रीय टाइप के। और जो आईआरएस होगा ना वो होगा वैश्य टाइप के। और जो नीचे हो जाएंगे, नीचे के पोस्ट आ रहा है आईडीपीएस फलाना ढिमका, ये सब शूद्र जाति के। और शूद्र जाति के लोगों को ही पसंद करता है। समझ में आया बात है? इसलिए लोग बार बार एग्जाम देके क्यों जा रहे हैं? जो 18 रैंक वाला क्यों दिया उसने एग्जाम दोबारा? वो स्वर्ण जाति का बनना चाह रहा था।
समझ में आया बात ये? ठीक, ये कारण था। बात समझ में आई नहीं? आईपीएस में भी काम करने का इतना मौका नहीं मिला, इसलिए तो बार बार एग्जाम दे रहा था। 18 जब तक आई जब तक चैन ना पड़ी इसका। क्यों? क्योंकि काम करने का जितना अवसर इसमें प्राप्त होगा ना, और किसी पोस्ट में प्राप्त होने का नहीं। समझ में आया बात ये? इसलिए खास बात है। बाकी तुम बता दिया। और धीरे धीरे जैसे तुम और पढ़ोगे ना प्रशासन के बारे में, और पढ़ोगे, जानकारी जुटाओगे आईएएस की, तो तुम पता लगा वाकई में यार जबरदस्त रीति काम करने का मौका मिलता। समझ में आया बात है? जब चले जाओगे ना, जब तुम महसूस होगा कि हम भी कुछ है, पूर्ण रूप से तुम ठीक ठाक तरीके से स्वतंत्र होगे। समझ में आया बात है? बस सिर्फ एक बात याद रखना, सरकार के कहने में चलते रहना, नहीं तो पूर्वोत्तर के राज्यों में उठाकर डाल देगी। ठीक समझ में आया बात है? ठीक, अब यहाँ तुम्हारा ऑफिस ऐसा हाल होता है वहां से, यहाँ तुम्हारा ऑफिस, कल तो तुम्हारा यहाँ ऑफिस था, आया समझ में, आज ऑफिस भी साफ वहां था, इतनी तेज भूकंप हुआ वहां से, अरे मेरा ऑफिस कहाँ चला गया समझ में आया? पल भर वहां भूकंप पता लगता है। तो हाँ, रियलिटी में हकीकत की सच्चाई है, इसे सरकार के कहने में चलते रहना। एक बार जिसमें कैडर में डाल देना, कैडर में जिसे हम संवर्ग बोलते हैं, कैडर में, जिस कैडर में डाल दिया तो उस लोग ऐसे भी हो उसी कैडर में रहने की कोशिश करें। समझ में आया बात है? लेकिन भारत दर्शन के दौरान ना, तुम भारत दर्शन जब कराया जाएगा तो पूरे भारत के कोने कोने में घुमाया जाएगा। ट्रेनिंग जैसे होगी तुम्हारी, कंप्लीट होगी, कंप्लीट होने के बाद एक प्रोग्राम होगा भारत दर्शन। भारत सरकार अपने पैसे से तुम्हें देश के कोने कोने में घुमागी, और गाँव गली गली जाने का तुम्हें मौका मिलेगा। लगभग 28-27 राज्यों में तुम्हें सब घुमा देगी। समझ में आया बात? इसीलिए लोग इस पोस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं। इतनी खास बात हो उसकी, 28-27 राज्यों में तुम्हें सरकार अपने पैसे सबसे घुमा देगी, वो भी नंबर 1 के एसी डब्बे के अंदर, एसी डब्बे के अंदर बैठा के लगी। हो सकता है कहीं फ्लाइट से जाना पड़े तो फ्लाइट का भी सारा ले सकते हैं सरकार। समझ में आया बात? लेकिन जाने के लिए, गांव में घूमने के लिए तो लगभग ट्रेन का सहारा लेगे। तुम अपने कल्चर से रूबरू करागे कि आने ट्रेनिंग के बाद तुरंत तुम इन लोगों से रूबरू होना तुम, और सरकार का कार्य। और तुम वहाँ टेंट लगा कर, पिकनिक लगा कर, वो गिटार बजाना टाइप का, इश्क भी किया रे मौला, दर्द भी दिया रे मौला। अब फोटो खींच के फिर मुझे भेजना। समझ में आया बात? ठीक, अब फोटो भेज देना मुझे, मैं व्हाट्सएप में कई दिन तक नहीं देखता। ठीक, टाइम नहीं लगता मेरा कर दोगे ना तो? हे पहुंच गए तो करीब सच में, रियलिटी में सच। हाँ, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जाएंगे, बिहार के अंदर जाएंगे, ऐसे ऐसे फोटो देखता हूं मैं तो, जो आईएएस अधिकारी छोटे छोटे बच्चों के साथ बात करती रहती है, ऐसे लगे इसका ही बच्चा हो, मगर सीधा ब्याह करवा लेना। समझ में आया बात है? तो बड़े सुंदर दृश्य हो भारत दर्शन के दौरान, तो अलग ही मजा जिंदगी का। मतलब वो ऐसा टाइम हो, ट्रेनिंग के बाद जो टाइम हो ना, इंसान सब कुछ भूल जाता है। यार सोचो इतना भारत कितना सुंदर है, उसको बताया जाता कि तेरा भारत कितना सुंदर है, तू कहाँ जा रहा है। समझ में आया? लेकिन ये होगा तभी जब आईएएस बन जाओगे रास्ता इतना आसान नहीं है जितना बताया जाए, रात दिन पेन चलाना पड़ता। समझ में आई बात है? जब बॉडी में, शरीर में दर्द हो रहा ना, तो तभी पढ़ना पड़ता। इसे बोलते हैं आईएएस अधिकारी। ठीक है रे, समझ में आए? समझे बात को? अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, ये भारत दर्शन के दौरान तुम्हें सिखाया जाएगा। अच्छा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिलेबस, ये सारा सिलेबस वहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए मुझे मन थोड़ा कनेक्ट करना पड़ गया। समझ आई बात है? हम सिलेबस के बियॉन्ड नहीं जा रहे, सिलेबस में घूम रहे। आईएएस अधिकारी की प्रॉपर्टी हो, समझ में आया बात? या वो तो सब चीज तो रूबरू हो रहा है, और फैसिलिटी जो होगी ना, मतलब आला दर्जे की फैसिलिटी है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता क्योंकि मैंने पढ़ रखा और मैंने देख भी रखा। तो जो फैसिलिटी होना इनके पास, आला दर्जे की फैसिलिटी हो, मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भारत के अंदर कितनी पढ़ाई कर लो, जितनी पावर होगी, जितनी ऑथोरिटी होगी, इनके पास खुद एक ऑथोरिटी होगी। ये खुद एक प्रकार का नहीं समझ लो कोर्ट, जो डीएम पहले जज का काम कर रहे थे पहले। तो ये किसी से कम नहीं है, बहुत ठीक ठाक तरीके वाली पावर हो, ऐसी बात नहीं होती। समझ में आया बात है? एक बार बंद तो जाओ तुम, फिर देखना तुम्हारा रुतबा आने वाली ना 8-10 पीढ़ियों का आराम से सुधर जाएगा। इतना धन जोड़ी लोगे, मुझे तारों पर विश्वास है। समझ में आया बात? समझ में आया बात? क्या को तो सभी जाते हैं यहाँ से, ऐसे पढ़ेंगे रगड़ रगड़ भ्रष्टाचार के कारण, तेरी माँ ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। पहुंचे है नहीं, पहुंचे है नहीं, सोचे परस थोड़ा खल्ली सा पड़ा टेबल नंबर 5 मिलेगी करी ना, टेबल नंबर 5 में पहुंचेंगे, कस्टम अधिकारी में, फिर तो टेंशन नहीं है। जो इनकम टैक्स के अधिकारी हो ना, उनको तो बिना बुलाए रिश्वत आती है, बिना बुलाए अपने भी खाते में। जैसे किसी के यहाँ शादी का कार्ड आया, लोग सोचे शादी का कार्ड आया, शादी के कार्ड के अंदर पैसे भरे होते हैं इतना बुरा हाल।
और अध्यय आईएएस अधिकारी ऐसे भी है, आईआरएस अधिकारी, स्कैनर कार्ड बनवा के रखा हो तो आया समझ में, स्कैनर कार्ड घर के बाहर ही लगा रहा हो, अपने भी खड़े होकर स्कैन करके खुद ही डाल के चले जा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे। समझ में आया? तो किताबों में कुछ और, हकीकत वास्तव में कुछ और। धरातल पर जाकर देखोगे ना, भारत दर्शन के दौरान और उसके बाद जैसे तुम्हें एडीएम बनाया जाएगा, एडिशनल एडीएम का मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा, तुम्हें एडिशनल को साथ साथ काम करने का मौका मिलेगा, तब तुम समझ में आएगा यार भाई जी सही कह रहे थे, ऐसा कुछ वैसा है नहीं जैसा बताया जाए। ठीक, लेकिन अगर तुम बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ में आती है? अगर तुम बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास तुम कमीनेपन के टाइप के तुम नहीं बदल लेंगे। समझ में आया नहीं बात है? चलो कितने लक्षण हो गए? 5 4 हो गए ना, 5वां लिखो। पांचवें में पॉइंट बनाओ, संगठन, कर्मचारी, वेतन, सेवा, ये लिखो सभी सब। 5 से पहले वाला पॉइंट बनाओ, संगठन, कर्मचारी, वेतन, सेवा। इससे भी समझ जाएगा अगर तुम लिखोगे क्या ना क्या चाह रहा। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद इसमें लिखो कि पांचों पॉइंट में लाइन लिखो, योग्यता के अनुपात में, योगदान के अनुपात में, योगदान के अनुपात में, योगदान के अनुपात में, योगदान के अनुपात, अनुपात में नहीं, अनुपात के प्रतिफल के रूप में, अनुपात के प्रतिफल के रूप में, अनुपात के प्रतिफल के रूप में नकदी वेतन दिया जाता है। योगदान के अनुपात के प्रतिफल के रूप में नकदी वेतन दिया जाता है, नकदी वेतन दिया जाता है। ठीक, और जैसे जैसे तुम 6-7 साल तुम्हें बीतेंगे, 5-6 साल बीतेंगे, तुम 5-6 लगभग 7 साल के आसपास, 5-6 साल तुम बीत जाएंगे। जैसे 5-7 साल बीतेंगे तुम, फिर तुम डीएम बनाया जाएगा। समझ में आई बात है? क्योंकि योग्यता के आधार पर और वरिष्ठता के आधार पर, वरिष्ठता ये नहीं है, वरिष्ठता का मतलब कि तुम्हारी उम्र बढ़ती चली जा रही, अगर उम्र बढ़ती चली जा रही इस तरह तुम्हें चीफ सेक्रेटरी बन जाऊंगा जाके, तो मेरी उम्र इतनी जाएगी। आए समझ में? तो योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर, वरिष्ठता को कौन सी वरिष्ठता हो, वरिष्ठता का मतलब वो एक्सपीरियंस, अनुभव, अनुभव के आधार पर, समझ, अनुभव के आधार पर ना तो तुम्हारा प्रमोशन भी होगा, पदोन्नति में तुम्हारा आरक्षण भी दिया, पदोन्नति में तुम्हें प्रमोशन भी दिया जाएगा। इतनी बात बता, समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आई? लिखो 6ठा पॉइंट, हमारे यहाँ पदोन्नति का आधार, पदोन्नति, पदोन्नति मतलब प्रमोशन, पदोन्नति का आधार योग्यता एवं वरिष्ठता, योग्यता एवं वरिष्ठता आधारित प्रणाली है, योग्यता एवं वरिष्ठता आधारित प्रणाली है, वरिष्ठता आधारित पदोन्नति प्रणाली है। हमारे यहाँ पदोन्नति का आधार योग्यता एवं वरिष्ठता आधारित पदोन्नति प्रणाली है। हमारे यहाँ पदोन्नति का आधार योग्यता एवं वरिष्ठता आधारित पदोन्नति प्रणाली है। अब जो 7वें नंबर पर समझाने जा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझना। 7वें नंबर का पॉइंट है, 6ठे नंबर का तो पढ़ा दिया ना। 7वें नंबर का पॉइंट, जो नौकरशाही है ना उसके अंदर तटस्थता होनी चाहिए, नौकरशाही। और नौकरशाही के ना 3 सार्वभौमिक मूल्य, देख लो सार्वभौमिक मूल्य, 3 सार्वभौमिक, कहीं भी लागू कर लेना तुम्हें किसी कोने में भी, नौकरशाही के 3 सार्वभौमिक मूल्य, सार्वभौमिक मूल तत्व। एक तटस्थता, तटस्थता, न्यूट्रलिटी,
एक प्रतिबद्धता, 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 और लास्ट वाले का नाम है अनामिता, अनामिता। और तुम बताना मुझे कौन सा ऐसा सिविल सेवक भारत के अंदर मौजूद है जिसके अंदर ये नौकरशाही के 3 सार्वभौमिक मूल तत्व मौजूद है? अनामिता। ठीक, मैक्स वेबर के द्वारा पता क्या कहा गया था? किसी भी कोई भी सिविल सेवक हो, सबसे पहली बात वो तटस्थ होना चाहिए, तटस्थ, तभी नौकरशाही कहलाएगी। नौकरशाही जो होगी पूरी तरह तटस्थ होगी। तुम सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करोगे, सरकार का सपोर्ट नहीं करोगे। समझ में आई बात? या सरकार की जो योजनाएं जब तक नहीं बनाई गई तब तक तुम बात भी नहीं करने की सरकार की योजना सही है कि गलत है। जब योजना बनाई जागी उसके बाद आंतरिक रूप से इन्हें वोट डालने का अधिकार दिया गया है, पॉलिटिकल राइट्स, गुप्त रूप से तुम वोट डाल सकते हो, किसी के सामने बता भी नहीं सकते। इसलिए कहा जा नौकरशाही में जाने के बाद अनुच्छेद 19 का अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाएगा। किसी की स्वतंत्रता रहेगी, मैं किसी को बता नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, आए समझ। इसलिए कहा जा कि जो नौकरशाही में जाने के बाद इनकी स्वतंत्रता छीन ली जा। समझ में आया बात? या अनुच्छेद 19 पर प्रभाव पड़े कि भारत के लोकतंत्र के अंदर रहकर कार्य करना पड़ेगा। अगर ज्यादा उड़ने का शौक है ना तो फिर पद से इस्तीफा दे और तब जाकर नेतागिरी करने का शौक हो। समझ में आया बात? या तो तटस्थता होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। उसके बाद प्रतिबद्धता, सिर्फ ये पहला काम होगा। पता लग रहा है तुम महिलाएं हो तुम, न्यूट्रलिटी बनाकर रखनी, ना तो बीजेपी का ना कांग्रेस का। अगर किसी को सपोर्ट करना चाहते हो आंतरिक रूप से सपोर्ट करते हो, कहीं भी व्याख्यान नहीं कर सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते हो। अब जब तुम अपने अंदर के विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकते तो अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं होगा। इसका मतलब सरकार, जैसे तुम नौकरशाही में चले जाओगे ना, अनुच्छेद 19 उस दिन मर जाएगा। समझ में आया बात? है ये खास बात है। दूसरे नंबर पर सुन लो, प्रतिबद्ध इतने होने चाहिए अपने कार्य के प्रति, इतने प्रतिबद्ध होने चाहिए। जैसे नौकरशाही में चले जाओगे ना, हो सकता ऐसी महिलाएं दिखा दूंगा तुम 7 दिन का बच्चा उठाकर निरीक्षण करती फिर रही, गोद में उठाकर 7 दिन का बच्चा। सोच सकते हो कितनी प्रतिबद्ध अपने कार्य के प्रति। इसका मतलब मैक्स वेबर के द्वारा जो नौकरशाही के जो 3 सार्वभौमिक मूल तत्व बताए गए थे वो उनका पालन पक्का कर रही 100% तरीके से। समझ में आया बात? है ऐसे भी है। ठीक, ऐसी महिलाएं दिखा दूंगा तुम। प्रिंसिपल पीसीएस के जरिए गई प्रिंसिपल, और 3 दिन बाद ना, प्रेगनेंसी के 3 दिन बाद, डिलीवरी हुई उसकी 3 दिन बाद अपने कार्य पे चली आई। कितनी प्रतिबद्ध, सोच सकते हो? यूं नहीं है कि तुम मतलब तुम छुट्टी पे चल रखे, तुम्हारे जिले में दंगा हो गया, 2 दिन की छुट्टी, दंगा हो रहा होने तुम्हें तो छुट्टी पे चल रहा है। कार्य पे इतने प्रतिबद्ध होने चाहिए, अंदर सवाल चाहिए कि मुझे जाना चाहिए, जिला तो मेरा ही, जनता की सेवा के लिए मुझे बुलाया गया था। इतने प्रतिबद्ध। समझ नहीं बात है? आंतरिक रूप से आवाज आनी चाहिए कि तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन करनी चाहिए। इतने प्रतिबद्ध, ये सब वहां सिखाया जा हमें। समझ में आया? हाँ, मंसूरी के अंदर पहले से लायक बन जाओ, मंसूरी में पहुंच जाओ। समझ में आया बात? है अनामिता, नाम के लिए काम करना आज ही बंद कर दो। समझ में आया बात? यहाँ सबसे बड़ी समस्या ही आई है कि इंसान नाम के लिए काम कर रहा है, और मैं तो पक्का नाम के लिए काम कर रहा हूँ। समझ में आया बात? मैं तो नाम के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं ब्यूरोक्रेट नहीं बनना चाहता। समझ में आया बात? अगर मेरा नाम भी हुआ ना तो मैं अगले दिन ही रिजाइन देने वाला हूँ, पक्का 100%। मैं आज यहाँ लिख रहा हूँ इस बात। समझ में आया बात? मैं पक्का रिजाइन देने वाला हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा अनुच्छेद 19 चला जाएगा, मैं कभी नहीं जाने देना चाहता सर। ठीक इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक है, मेरी कम 2-4 दिन, 40 साल मुझे और जीना, 40 साल और जीना, तो क्यों किसी के अभाव में जीना, क्यों किसी के प्रभाव में जीना, मैं किस सरकार के, मैं स्वतंत्र हो जीना चाहता हूँ। आया समझ में? इसलिए तुम्हें सक्षम बना रहा हूँ। सब तुम मेरे खाते में 5-5 हज़ार रुपये डालना आराम से, शांति से, मस्त। क्या ब्याज या यार ब्याज देना पड़ेगा? अच्छा, ये तब तक तुम सक्षम हो जाओगे, ये तो बात पक्की यार। इतना पढ़ने के बावजूद गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी लिख लो आज यार, नहीं आने का इस बार क्वेश्चन एक भी नहीं जाता। सिर्फ नोट्स पढ़ के लेना, पेपर का मन कर रहा हो नोट्स पढ़ के चले जाना। अब जब तक मैं इतना रटवा दूंगा तुम, जिस दिन बैठेंगे ना कि धज्जियां उड़ा दोगे। समझ आई बात? है फर्स्ट या सेकंड रैंक पे आओगे, शुरू के 10 में तुम्हारा इनाम होगा। इतना रटवा दूंगा मैं इस नोट्स को। समझ में आया बात? है और जिसे ठीक ठाक तरीके तैयारी करनी, अपना इनपुट डालकर तो सीधा आईएएस की तैयारी में लेवल तो मेरा वही है, कम तो मैं कर नहीं रहा। सारे क्वेश्चन हो रहे जितने यूपीएससी में आए हुए वो भी मेंस के हो रहे, सारे लिख रहे तुम, वही तो लिखना और क्या लिखना। तो लेवल नहीं हम अपना कम कर रहे बिल्कुल भी।
समझ में, टाइम बिता रहे, ठीक ठाक तरीके से टाइम बिता रहे, और टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन देख रहे, वो क्वेश्चन हो रहा, टच कर रहा क्वेश्चन का लेवल, वो समझ में आया बात है। भारत में बड़ा बड़ा दिग्गज टीचर पढ़ा रहा यूपीएससी का, और हिंदी में डालो तो हवा भी नहीं आती। तो हम टाइम बिता रहे, ठीक, और लिख के लेकर आ रहे नोट्स नोट्स। चलो, तो नौकरशाही के तीन सार्वभौमिक मूल तत्व वो कौन कौन से? तटस्थता, प्रतिबद्ध, अनामिकता। नाम के लिए काम नहीं करना, मैं भी कह रहा हूँ, ठीक। रावत करके हमारे यहाँ कोई डीएम था, पूरा नाम मुझे नहीं पता उसका क्या है, अच्छा हाँ, वो वीडियो डालता था छोटे छोटे करके, मैंने ये किया वो किया। इसका उल्लंघन हो रहा नहीं हो रहा? देख तो लो, इसका उल्लंघन हो रहा नहीं हो रहा? किसके लिए काम कर रहा है? अनामिकता, नाम के लिए काम कर रहा है। इसका मतलब नौकरशाही का लक्षण नहीं है उसके अंदर। हाँ बता दो, मैं नौकरशाही का लक्षण, मुझे नौकरशाही का लक्षण है, लोग देख के बड़े खुश हो रहे, आनंद ले रहे, ये वो, ये नौकरशाही के लक्षण हुए, नौकरशाही के लक्षण हो गए। उसका तो एक फोटो भी बाहर नहीं आता, नौकरशाह का एक फोटो भी बाहर नहीं आता। दूसरे 2-4 दिन के बाद फोटो इनके बंद हो जाने, जब ट्रेनिंग मंसूरी की ट्रेनिंग के दौरान चले जा, वहां का कोई कौन सा फोटो बाहर आ रहा, क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने वही सिखाया जा कि लिमिट में रहो, कोड ऑफ कंडक्ट बताया जा, वहां का एथिक्स बताया जा, वहां का यहाँ नॉर्म्स हैं, इसके रूल हैं यहाँ के। एक भी फोटो बाहर नहीं जाने का ट्रेनिंग के दौरान, अंदर का दिखा दो, कोई धोख के तो खींच लिया होगा, किसी शादी पार्टी का अंदर तो बाहर गए होंगे, वो भी बाहर के, अंदर के नहीं है फोटो जितने में आए यूट्यूब पर। समझ में आया बात है? प्रशिक्षण के दौरान यही सिखाया जा ना बेटा, लिमिट पर हो अपनी। समझ में आया बात यार, उड़ो मत बिल्कुल ज्यादा। समझ में आया? चलो, ये लिख देगा तुम ना, नौकरशाही के 3 सार्वभौमिक मूल तत्व लिख दिए, लिखो 7वें नंबर के लिखो। आठवां, निर्व्यक्तिता, व्यक्तिता। निर्व्यक्तिता का मतलब पता क्या हो? निर्पर्सनैलिटी। निर्पर्सनैलिटी का ये मतलब हो कि तुम कोई भी इसलिए काम नहीं करना तुम कि तुम्हारी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट होगा। समझ में आया बात? ये नीतियां तुमने बनाई, सरकार के द्वारा बनाई गई, प्रधानमंत्री के द्वारा जो भाषण बोला गया, मैं आईएएस अधिकारी हूं, मैंने बताया था इसलिए प्रधानमंत्री बन गए हैं, आया समझ में? ये तुम अपना व्याख्या नहीं कर सकते, सब मीडिया के सामने खड़े होकर जाओ, याद रखना बात। है निर्व्यक्तिता के आधार पर कार्य करना होगा तुम्हें, ठीक है? बताया गया कि जिन्होंने इनके द्वारा जो भाषण बोले जाते हैं, ये कौन सा आईएएस अधिकारी के द्वारा बनाएगा, अपनी भाषा थोड़ा ही बोलते हैं। उसके बाद निर्जीव। निर्जीव का मतलब जो निर्जीव वस्तु हो वो बोल जाएगी, ऐसे रहना पड़ा आईएएस अधिकारी को। निर्जीव वस्तु, तो निर्जीवता भी इनका गुण हो, लिख लो निर्जीवता। निर्जीवता लिख देगा, निर्जीवता। आज तुम्हें ब्यूरोक्रेसी के लक्षण बताए, किसके लक्षण बताए? ब्यूरोक्रेसी के लक्षण। निर्व्यक्तिता, निर्व्यक्तिता, निर्जीवता, निर्व्यक्तिता, निर्जीवता, ये सब ब्यूरोक्रेसी के लक्षण हो। और अब मत भूलना है ना, समझ में आया नहीं बात यार? अब पता लग गया, मैंने उस लड़की की बाहर निकाला, आया समझ में? उसके अंदर उसने किसका उल्लंघन करा? इसका, अनामिता का। ये इसके लक्षण हो, निर्जीवता की तरह व्यक्ति करना हो, तो उसके अंदर नौकरशाही के लक्षण नहीं आए थे, इसलिए उसको क्लास तो बाहर कर दिया गया। नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रही थी वो, तो गलत थोड़ा ही करा, तो जो नॉर्म्स का उल्लंघन करा उसे डिलीट कर दूंगा यहाँ तो। समझ में आया बात यार? ये कौन सा स्टाइल है कि आंख मार कर तुम वीडियो बना रहे हो, सिविल सर्विस की तुम तैयारी कर रहे हो, वो कास्ट से बाहर निकल रहे हो तुम। समझ में आया बात? रास्ते में तो आज से ज्यादा बाहर निकलोगे तो यही हाल होगा। इसलिए कहता हूँ, तुम कोड ऑफ कंडक्ट तुम पर भी कड़ी लगा जा रही है। जिस दिन मुझे पता लगा ना तुम्हारे बारे में, ऐसा मार चढ़ेगा ना, तुम याद रखोगे यार। टेबल नंबर फर्स्ट बोला जाएगा, खतरनाक टेबल है। इतना बताओ समझ में आया नहीं है? कल हम पता क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे कि जो लोकतंत्र हो और जो लोक सेवाएं हो एक दूसरे के पूरक हो, पूरक, इन्हें अलग नहीं कर सकते कि लोकतंत्र को तुम बढ़ाते चले जा रहे और बिना लोक सेवाओं के। इधर साइड में लोक सेवाएं चल रही, लोकतंत्र तो साथ साथ में चल ही रहा, भारत में लोकतंत्र साथ साथ में लोक सेवाएं भी तो चल रही। आया समझ में? तुम ऐसे नहीं हो सकता, चलो इन्होंने ऊपर साइड ना कर साइड, चलो आईएएस इसका पोस्ट बंद करो, कुछ नहीं आया इस बार, हटाओ ये लोकतंत्र।
कभी संभव नहीं है। इसका मतलब आईएएस का वैकेंसी कभी नहीं जाने वाला। ऐसा आईएएस का जो वैकेंसी है ना वो कभी नहीं जाने वाला। समझ में आए? लोकतंत्र और लोक सेवाएं एक दूसरे के पूरक हो। क्या हो? पूरक। पूरक हो, ये बढ़ाने वाले, इन्हें बढ़ावा तो दिया जा सकता, कम नहीं करा जा सकता, नहीं तो लोकतंत्र विखंडित हो जाएगा। क्योंकि नीतियों का क्रियान्वयन तो यही करते हैं। समझ में आया बात? या कि तो लोक नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए तुम प्राइवेट पे भरोसा करोगे, वो तो इससे ज्यादा दुरुपयोग करेगा, वो तो अपना हित ही देखेगा। समझ में आई बात? या ठीक। इसका मतलब सारे पद खराब हो जाएंगे, भारत के अंदर सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, आईएएस का पद तो प्राइवेट नहीं होने वाला। ये बात तो पक्की। इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तुम भाई। गलत है? सही है? और जो अगर तुम ऐसी कैटेगरी की हो तो तुम बधाई हो, तुम मरते दम तक पेपर दे सकते हो, आज नहीं तो कल तुम्हारा तो इलेक्शन होना तय है ही। चाहे आज पेपर दो, कल पेपर दो, या फिर शादी करवाने के बाद पेपर दो, दोगे जरूर, पक्का ये बनूंगा 100%। एससी वालों तो पक्का ये बन ही रहा, उसको तो टेंशन है ही नहीं। अगर उसके अंदर लगन हो ना, पढ़ना नहीं छोड़ना, आया समझ में? डेली उसके अंदर अपडेटेशन लाने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा दिन लिखना सीख लिया, वो तो पक्का आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बन ही जाएगा। और जो ओबीसी वाले, इन पर भी कितने अटेम्प्ट है? 9 अटेम्प्ट है इन पर। कितने? 8-9 अटेम्प्ट है इन पर भी, ये भी कम नहीं है। समझ में आया बात? है आराम से हो जा शांति के साथ सिलेक्शन। इतनी बात बताओ। अगली हेडिंग होगी, सुन लो। अच्छा, यूपीएससी सिलेबस मजा आया नहीं है, झूठ ना बोल लो। उत्तराखंड में मजा आया? क्या सीखने मिला उत्तराखंड? है क्या उसमें? कितना कंटेंट है? तुम कितना है? कुछ कंटेंट है नहीं, सुनते लो, क्योंकि अब तुम आदत पड़ गई लंबे लंबे तरीके से समझने की आदत पड़ चुकी है। अगर तुम अपना स्ट्रेंथ छोड़ के भागोगे ना तो जीवन काल में तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों सिविल सेवा की तैयारी करो। तो जिन्हें सिलेबस पढ़ लिया ना एक बार, वो नहीं छोड़ कर भागने का, जो सीरियस हो चुका पूरी तरह, तो थोड़े थोड़े करके 40-50% के आसपास मन ही लगने का, चाहे कुछ भी कर लो। बाय समझ लो। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? तो कल हम पढ़ेंगे, हेडिंग बना लो सब बच्चे, कल हम हेडिंग पढ़ेंगे, कल हेडिंग बना लो। लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं एक दूसरे के पूरक होते हैं। लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं एक दूसरे के पूरक होते हैं। कल हम यहाँ तक अपनी परिचर्चा स्टार्ट करेंगे। लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं एक दूसरे के पूरक होते हैं।